डियर लर्नर, इस लेसन में हम देखेंगे क्लास 9th का सेकंड यूनिट कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए, और इसका नाम है साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी यानी कि साइबर वर्ल्ड को ऑपरेट करते वक्त किस तरीके से आपको अपने आप को सेफ़ रखना है, तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक एक टर्म को देखते हैं। सेफ्टी तो आपको पता ही है क्या करना है। अब हम साइबर को ज़रा देख लेते हैं। तो साइबर का बेसिकली मतलब ये होता है कंप्यूटर और उसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज़ को हम साइबर वर्ल्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, साइबर रिफर्स टू द रिलेशन विद कंप्यूटर्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जो कंप्यूटर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी होती है, इसी को हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसे शॉर्ट में हम आईटी भी कहते हैं या आईसीटी भी कह सकते हैं। तो ये तो रहा साइबर। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है साइबर सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइबर सेफ्टी क्या है? साइबर सेफ्टी एक तरीका हो गया, ये एक प्रैक्टिस हो गई। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल प्रॉपर्टी को इंटरनेट चलाते वक्त सेफ़ रखते हैं। आपको इंटरनेट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है साइबर सेफ्टी? ये एक प्रैक्टिस ऑफ इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ़ वाइल यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट चलाते वक्त आपको अपनी दो चीज़ें, कौन सी? पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल प्रॉपर्टी को सेफ़ रखने के तरीके को, प्रैक्टिस को कहते हैं साइबर सेफ्टी। इसके बाद आता है हमारा साइबर क्राइम। अब इससे तो सवाल पक्के बनते हैं। अब कई तरह के साइबर क्राइम होते हैं। आपके सिलेबस में 3 ही हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। और आइडेंटिटी थेफ्ट इन सब में इम्पॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं साइबर क्राइम है क्या। बेसिकली ये एक क्राइम है, और इसे करने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं, जो भी करता है वो। तो कंप्यूटर और एक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ये दो चीज़ हो गई। और इससे जो भी टारगेट होगा उसे नेगेटिव इफ़ेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, क्या मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट पहुंचेगा? जैसे कि मान लो, अगर कोई एक हैकर है। हैकर का क्या काम होता है? दूसरे के कंप्यूटर को हैक करके उसका गलत इस्तेमाल करना। तो गलत ही इस्तेमाल करने के लिए तो हैकर्स यूज़ करते हैं ना। तो इसको किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है? बुरा इफ़ेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि साइबर क्राइम एक क्राइम है जिसमें कि हम कंप्यूटर और एक नेटवर्क, हम नहीं, जिसमें कि एक कंप्यूटर और नेटवर्क इस्तेमाल करके टारगेट को, जो भी दूसरा बंदा है या कंप्यूटर है, उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो 3 तरह के साइबर क्राइम आपके सिलेबस में हैं, उनमें से पहला हो गया हमारा साइबर बुलिंग। तो बुली का मतलब होता है परेशान करना। वर्ब वाले बुली का मतलब परेशान करना, नाउन वाले बुली का मतलब जो परेशान करता है वो इंसान। तो साइबर बुलिंग, तो ये एक तरह का साइबर क्राइम है। इट्स अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इन विच अ पर्सन इज़ बुलिड ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपको मैसेजेस आते हैं धमकाने वाले या बुरे बुरे या परेशान करने वाले। तो ये जो है एक तरह का साइबर बुलिंग कैटेगरी का साइबर क्राइम है। ठीक है, आप चाहो ऐसा करो तो जो भी कर रहा है पुलिस उसे जेल में भी डाल सकती है। फिर आता है हमारा साइबर स्टॉकिंग। तो स्टॉक का मतलब है पीछा करना या फिर कोई चीज़ रिपीटेडली बार बार करना। तो इसमें जो डेफिनेशन है, इसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई बार बार आपको रिपीटेडली कोई आपको बुली करता है, तो इस तरह के साइबर क्राइम को हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो क्या है साइबर स्टॉकिंग, देख लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इन विच अ पर्सन इज़ रिपीटेडली बुलिड ऑनलाइन। एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें कि इंसान को बार बार परेशान किया जाता है। फिर आता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम है, आपकी आइडेंटिटी को चुरा ली जाती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, साइबर क्राइम एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें कि दूसरे इंसान के नाम और दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा कर उसे गलत तरीके से अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि उधार, लोन वगैरह लेने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं एक गरीब इंसान हूँ, आप एक अमीर इंसान हैं। तो अगर मैं लोन मांगने के लिए बैंक में जाऊंगा, तो लोन किसको आसानी से मिलेगा? आपको मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, आपके डेटा को हैक करके आपकी आइडेंटिटीज़, आपके सोशल प्रोफाइल फेसबुक वगैरह से चुरा कर और यहाँ वहाँ से चुरा कर मैं आपका एक फ़ेक प्रोफाइल बनाऊँगा, और उससे जाकर अगर मैंने बैंक में अब लोन अप्लाई किया तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब लोन को चुकाने की बारी होगी तो लोन किससे बैंक मांगेगा, है ना? तो ये उससे उसके डिसएडवांटेज हो गए। आपको ध्यान रखना है, अपनी आइडेंटिटी बचा के रखनी है। और इसी तरीके से एक
आइडेंटिटी थेफ्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछा जाता है वो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट के से आपको क्या नुकसान है, या फिर इसको दूसरी तरह से पूछा जाता है कि अपनी आइडेंटिटी क्यों प्रोटेक्ट करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो बिना किसी क्राइम को किए आप उसके जो मुजरिम बन सकते हैं। मुजरिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एकम्प्लिस। ठीक है, जो क्राइम कमिट करता है उसे हम मुजरिम या फिर एकम्प्लिस कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इट मे कॉज, इट मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट में कॉज ए पर्सन टू बिकम एन एकम्प्लिस इन क्राइम विदाउट एनी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बिना किसी क्राइम को किए, ठीक है, बिना किसी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट के वो क्राइम में एकम्प्लिस बन सकता है। और एक्चुअल मतलब असल में, इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें भाग लेना। तो बिना भाग लिए वो जुर्म में साझेदार एकम्प्लिस बन सकता है। इस वजह से इंसान को अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देखकर फ़ोटो वगैरह कॉपी करके एक फ़ेक प्रोफाइल बना दिया और उससे मैं दूसरे लोगों को तंग कर रहा हूँ, साइबर बुलिंग कर रहा हूँ। अब शुरू में पुलिस अगर पकड़ेगी तो किसे पकड़ेगी? समझ रहे हो ना, आपको पकड़ेगी। तो ये सारी वजह हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी बचा के रखनी चाहिए। हो सके तो अपने सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स में इतनी सारी डिटेल्स मत दीजिए, और अगर देना भी है तो आधी अधूरी दीजिए और उसे प्राइवेट करके रखिए, पब्लिक नहीं। अब इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है, ये तो साइबर क्राइम सब के हो गए। अब इनसे बचा कैसे जाए? तो 3 तरीके भाई साइबर क्राइम से बचने के लिए, तो अवॉइड करना, बचना, ठीक है, जिनको पता नहीं है। पहला हो गया पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना, दूसरा पासवर्ड को प्रॉपर्ली यूज़ करना, और तीसरा अपनी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना। एक एक करके देख लेते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का केस है ना, इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। उसमें से पहली चीज़ है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। 1 2 3 4, मैंने 4 गिनती कही, ये 4 कैरेक्टर हो गया। 1 2 स्पेस 3, ये भी 4 कैरेक्टर है। स्पेस जो कि ब्लैंक होता है वो भी एक तरह का कैरेक्टर है। तो ऐसे कम से कम आपके 8 कैरेक्टर होने चाहिए पासवर्ड में। तो ये हो गया पहला। अब उसके बाद कह रहा है कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, ये हो गया दूसरी कंडीशन। कह रहा है तीसरा कि कम से कम एक लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर, अपर केस यानी कैपिटल लेटर, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, ये हो गया तीसरी कंडीशन। फिर कह रहा है कम से कम एक नंबर होना चाहिए, चौथी कंडीशन। और कह रहा है कम से कम एक सिंबल होनी चाहिए, तो ये 5वीं कंडीशन हो गई। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल में ये एक दिया हुआ है, और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जब आप मोबाइल का कीपैड या फिर कीबोर्ड तुम देख लो कंप्यूटर का, तो उसमें जो सेकंड लेफ़्ट लाइन होती है वो यही होती है, ASDFGH। उसके बाद 1 सिंबल एक्सक्लेमेटरी मार्क का वो अलग से लिया गया। इस तरीके से कोई भी पासवर्ड आप अपने तरीके से आसानी से याद रख सकते हो। अब इसमें देखना टोटल कितने कैरेक्टर हैं। इसमें टोटल 8 कैरेक्टर हैं। क्या अपर केस है? हाँ, कैपिटल ए अपर केस है। क्या लोअर केस है? हाँ, ए के बाद जो SDFGH लिखा हुआ है उस लोअर केस है। नंबर है? यस, 1 लिखा हुआ है। सिंबल है? यस, एक्सक्लेमेटरी मार्क बना हुआ है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए हमारे 5 कैटेगरीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फिर हमारा अगला है कि अपने पासवर्ड को प्रॉपर्ली यूज़ करना है। प्रॉपर्ली का मतलब क्या है? आपको उसे कभी शेयर नहीं करना होता, ठीक है। 2 चीज़ें, एक तो कभी शेयर नहीं करोगे, और दूसरी हर कुछ महीनों में बदलोगे। बच्चे लिख देते हैं हर कुछ हफ्ते में, हर कुछ दिन में, या हर कुछ साल में। ऐसा नहीं करना है भाई, जल्दी जल्दी बदलोगे तो फिर कैसे याद रखोगे, और साल साल भर देर करोगे तो फिर चोरी हो सकती है उसी बीच, ठीक है। तो हर कुछ महीनों में आपको बदलना है अपना पासवर्ड। 6 महीने एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। अब इसके बाद फाइनली हमारा हो जाता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखोगे। कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट ही होता है, सीक्रेट। तो मतलब आपको ए पर्सन मस्ट कीप हिज और हर इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन एज सीक्रेट एज पॉसिबल। जितना सीक्रेट हो सके उतना सीक्रेट आपको अपने इन्फॉर्मेशन को रखना है। सबको बताते नहीं फिरना है कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है ना। जो क्या कहते हैं, किडनैपर्स होते हैं वो वहीं से तो आपके पब्लिक इन्फॉर्मेशन को लेके आपको समझकर फिर आपको किडनैप करने का प्रॉपर प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ़ रखनी होती है।
अब अगली चीज़ हो गई हमारा साइबर क्राइम सेल। मान लो कि अगर सारी प्रिकॉशंस रखने के बाद, सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम कमिट हो ही जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको साइबर क्राइम सेल में जाना चाहिए। किस लिए? कंप्लेंट लॉन्च कराने। इसे हम शॉर्ट में साइबर सेल भी कहते हैं। ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफिस है और यहाँ पे आप साइबर क्राइम के अगेंस्ट में कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। ध्यान देना, कंप्लेंट को जब लॉन्च करते हो तो उसके लिए कंप्लेंट के साथ हम लॉन्च वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लेंट को फाइल भी कर सकते हैं, कंप्लेंट को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तीनों वर्ड यूज़ होते हैं। ओके, तो ये तो कंप्लेंट के साथ तीनों वर्ड यूज़ हो गए, फाइल, रजिस्टर और लॉन्च। अब इसके बाद जो है हमारा होता है प्रोसीजर कि साइबर क्राइम सेल में अपने साइबर क्राइम को कैसे रिपोर्ट करें। तो सबसे पहले तो उसमें आपको एक रिटन कंप्लेंट लेनी होती है, ठीक है, रिटन कंप्लेंट लिखनी होती है साइबर सेल में। और जब कंप्लेंट को फाइल करते हो, फाइलिंग, ये फाइलिंग लिखा हुआ है, फिलिंग नहीं है, डबल एल मत लगा देना। जब कंप्लेंट को फाइल कर रहे हो तो उसे साइबर सेल के हेड को एड्रेस करना होता है। जैसे टू द प्रिंसिपल में प्रिंसिपल को एड्रेस करते हो लीव लेटर लिखते वक्त, उसी तरह साइबर सेल में जब कंप्लेंट का लेटर लिखोगे तो फिर उसमें टू हेड ऑफ़ साइबर सेल लिखोगे और फिर इसके बाद अपना नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह लिखोगे। तो ये तो कॉमन प्रोसीजर है। इसके बाद देखो, हमारे देश में साइबर सेल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। एक दो आपको हार्डली मिलेंगे हर स्टेट में। तो अगर आपके स्टेट में या फिर सिटी में कोई, स्टेट नहीं, आपके सिटी में, शहर में अगर साइबर सेल ही मौजूद नहीं है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो? लोकल पुलिस स्टेशन जो है, थाने में जाकर आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हो। और अगर एसएचओ जो है, थानेदार, एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है, तो उस केस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो कि भाई आपकी कंप्लेंट लॉन्च नहीं हो रही है। तो बच्चे, एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ध्यान देना कि हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आपको पता है कितने ईमानदार लोग हैं और कितने हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड लोग हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट आती है, लेकिन जब तक आएगी तब तक आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? आपको बच के रहना है साइबर कंप्लेंट से, साइबर क्राइम से। क्योंकि अगर एक बार आपके अगेंस्ट साइबर क्राइम कमिट हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन देना, उसको पकड़ पाना, इंसाफ कराना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप बच के रहो। अपनी प्रोफाइल्स जो है, स्पेशली लड़कियां, अपनी फ़ोटो वगैरह यहाँ वहाँ मत भेजा करो फ्रेंड्स को। और अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल भी जो चल रही है ना, अपनी ही फ़ोटो मत लगाओ तो बेटर है। मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फूल की, कार्टून की लगा रखी है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने सैंडल की लगा रखी है, बैंगल्स की लगा रखी है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं कि अपना फेस का अलग अलग तरह से मेकअप करके दिखाते रहते हैं। आप मेकअप करिए, अपने रिलेटिव्स को दिखाइए, लेकिन डीपी में मत लगाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है लास्ट टॉपिक है ये मालवेयर्स का। अब मालवेयर्स होते क्या है? आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि पेन ड्राइव में मूवी कॉपी करते वक्त पेन ड्राइव में वायरस घुस गया या कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो ये वायरस असल में नहीं होता है, असल में वो मालवेयर होता है। और वायरस क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो मालवेयर होता क्या है? मालवेयर जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हार्मफुल इंटेंशन के साथ बनाया जाता है। मालवेयर्स आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइन विद हार्मफुल इंटेंशन। हार्मफुल इंटेंशन यानी बुरी नीयत, इंटेंशन मतलब नीयत, मकसद, और डिज़ाइन मतलब बनाना, मैलिशियस मतलब बुरा। तो मालवेयर्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, बुरे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कि गलत नीयत से बनाया जाता है। अब ये आपके कंप्यूटर को टारगेट कर सकते हैं या फिर आपके कंप्यूटर को बेस बनाकर दूसरे के कंप्यूटर को टारगेट कर सकते हैं। इसमें पहली लाइन का क्या मतलब है? इट में टारगेट योर कंप्यूटर, मतलब सीधे सीधे आपके कंप्यूटर को टारगेट बना के आपका कंप्यूटर ख़राब कर सकते हैं। और फिर दूसरी लाइन का मतलब क्या है? आपके कंप्यूटर को बेस की तरह इस्तेमाल करना। अभी समझो, मान लो कि मुझे आपके पड़ोसी के कंप्यूटर को ख़राब करना है। अगर मैं अपना कंप्यूटर से आपके पड़ोस के कंप्यूटर में वायरस भेजूँगा तो पुलिस तो डायरेक्ट मुझे पकड़ लेगी। तो पहले मैं क्या करूँगा? आपके कंप्यूटर को हैक करूँगा और आपके कंप्यूटर से आपके पड़ोसी के कंप्यूटर में वायरस भेजूँगा। तो इस केस में पुलिस अगर पकड़ेगी तो किसे पकड़ेगी? आपको पकड़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके कंप्यूटर से वायरस गया है। तो ये इस तरीके से मैंने क्या किया, आपके कंप्यूटर को बेस बना के आगे अटैक करने के लिए उसे मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे ये इसका मतलब था। तो खैर,
अब 3 तरह के हम मालवेयर देख लेंगे, कई तरह के होते हैं, सिलेबस में से बस 3 ही था तो हम देख लेते हैं एक-एक करके। पहला हो गया हमारा वायरस। तो मोस्ट कॉमनली ये आपने सुना होगा। तो मालवेयर में जो वायरस वाला मालवेयर होता है, ये एक होस्ट फाइल के साथ अटैच रहता है। गेस्ट तो आप सभी जानते हैं मेहमान को कहते हैं। गेस्ट को जो रिसीव करता है, मेहमान नवाज़ी करता है, उसे हम होस्ट कहते हैं या फिर मेज़बान कहते हैं। तो यहाँ पे वायरस एक होस्ट फाइल के साथ अटैच रहता है, यानी कि वो किसी और एक चीज़ के साथ अटैच होता है। ये और एक चीज़ क्या है, जो हम फ्री में मूवीज़, फ्री में गेम्स डाउनलोड करते हैं या सॉफ्टवेयर अक्सर, है ना? जबकि उन्हें पैसे देकर ख़रीदा जाता है, फिर भी हम फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। तो क्या होता है जब हम फ्री में उन्हें डाउनलोड करते हैं? अक्सर जब भी हम फ्री में ऐसी फ़ाइल्स को, मूवीज़, गेम्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फ़ाइल्स भी डाउनलोड हो जाती हैं, और ये जो एक्स्ट्रा फ़ाइल्स हैं वो बेसिकली वायरस होती हैं, ठीक है? और जब आप उस मूवी को या गेम को चलाने के लिए टैप या डबल क्लिक करते हो, तो उसी के साथ साथ ये वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। क्या कह रहा है देखो अगली लाइन में, इट स्टार्ट्स ओनली व्हेन अ यूज़र रन्स होस्ट फाइल। होस्ट फाइल मतलब क्या है, जिसके साथ वायरस चिपक कर डाउनलोड हो गया है आपके सिस्टम में, ठीक है? तो वही कह रहा है, जब आप उस मूवी को या गेम को डबल क्लिक करोगे तो फिर वायरस भी स्टार्ट हो जाएगा। एक बार ये स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करने लगता है। रेप्लिकेट का मतलब अपने डुप्लिकेट कॉपीज़ बनाना, ठीक है? अपने क्लोन्स बनाना, भर भर के बनाता है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर फाइल्स को इन्फेक्ट करने लगता है या करप्ट करने लगता है। करप्ट करना या इन्फेक्ट करने का क्या मतलब है? मतलब जैसे कि मान लो कोई फ़ोटो की इमेज फ़ाइल है, तो पहले डबल क्लिक कर देते, क्या होता था, वो फ़ोटो ओपन हो जाती थी। अब वो फ़ोटो अगर इन्फेक्ट या करप्ट हो गई तो वो ओपन नहीं होगी, ठीक है? इसी तरह सॉफ्टवेयर्स को अगर इन्फेक्ट कर देता है तो वो सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से ये काम होता है। और फिर इसका एग्जांपल है चेरनोबिल वायरस। तो चेरनोबिल की बहुत अच्छी कहानी है, इस पर एक बहुत ज़बरदस्त एक सीरियल भी बना हुआ है ना? चेरनोबिल के बारे में ज़रा जानिएगा, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला हो गया हमारा वर्म। तो वर्म क्या है? वर्म भी एक मालवेयर है और ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। क्या मतलब, देखो वायरस को डाउनलोड करने के लिए होस्ट फाइल की ज़रूरत पड़ती थी। पहली बार स्टार्ट करने के लिए भी हमें यूज़र को जो है, यूज़र यानी जो कंप्यूटर चलाता है, उसे होस्ट फाइल यानी कि जो भी आपने गेम या मूवी डाउनलोड की थी उसे चलाने की, रन करने की ज़रूरत पड़ती थी। रन मतलब चलाना होता है डबल क्लिक या टैप करके। लेकिन वर्म को ऐसा कुछ नहीं है। वर्म ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, कॉपी हो जाता है और अपने आप स्टार्ट भी हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्म एक ऐसा मालवेयर है जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक है? तो इसके बाद अगला हो जाता है हमारा कि ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता है, खुद की डुप्लिकेट कॉपीज़ अपने आप बनाता है, स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं। और इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, और ध्यान दो ये आसान है याद रखना, इसीलिए मैंने लिखा है, लेकिन लिखते वक्त गलती मत कर देना, बीच में इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है और सभी कैपिटल लेटर है। और इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे हम क्लास में सुनेंगे जब स्कूल स्टार्ट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट ने, एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, और उसका नाम मुझे याद है अभी भी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। उसने पूछा था कि सर वर्म जो है क्या कंप्यूटर फाइल्स को इन्फेक्ट करता है? मैंने कहा नहीं। तो फिर उसने पूछा कि जब वर्म कंप्यूटर फाइल्स को इन्फेक्ट ही नहीं करता तो उसे मालवेयर क्यों कहा जाता है? भाई सीधी सी बात है ना, ये आपके कंप्यूटर में रखी फाइल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तब भी इसे हम मालवेयर क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये अपने डुप्लिकेट कॉपीज़ इतनी ज़्यादा बनाता है, खुद को इतना रेप्लिकेट करता है कि जो आपके हार्ड डिस्क में जगह बची रहती है ना, जिसमें आप मूवी गेम्स वगैरह को कॉपी करते हैं, वो भर जाती है। आपने देखा होगा कि 16 GB की पेन ड्राइव में आपने खाली 2 GB का डेटा रखा था, लेकिन दिखा रहा है कि 14 GB फुल है, 14 GB फुल है। वो कहाँ से फुल हुई? उसके अंदर कौन सा मालवेयर भरा हुआ है? उसके अंदर ज़्यादातर वर्म भरा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में नुकसान हो रहा है ना, आप कुछ कॉपी नहीं कर सकते अपने इसके हार्ड डिस्क कैपेसिटी का। तो ये बात हो गई, वर्म को इसलिए हम मालवेयर कहते हैं। फिर फाइनली हो गया हमारा ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या, ये भी एक मालवेयर है, और ये खुद को जो है एक यूज़फुल प्रोग्राम की तरह डिस्गाइज़ करता है। यूज़फुल प्रोग्राम जैसे कि फ़ोटो एडिटर हो गया, गेम सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर ले लो, उसे हम यूज़फुल प्रोग्राम कहेंगे। और डिस्गाइज़ का मतलब खुद को उसकी तरह दिखाना, ठीक है?
जैसे कि ठगने वाले होते हैं ना, क्या करते हैं, खुद को किसी और की तरह दिखाते हैं और ठगने के बाद फटाफट भाग जाते हैं। तो उसी तरह ये सॉफ्टवेयर भी है, खुद को दूसरे प्रोग्राम की तरह दिखाएगा और जब आप इसको रन करने के लिए डबल क्लिक करोगे तो फिर ये आपके कंप्यूटर फाइल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें एक ख़ास चीज़ है, वो कह रहा है कि अब ये अपने आप को सेल्फ़ रेप्लिकेट नहीं करता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा मालवेयर है जो कि होस्ट फाइल पे डिपेंडेंट है, तो वो हो गया वायरस। कौन सा मालवेयर है जो कि कंप्यूटर फाइल को इन्फेक्ट नहीं करता, देखो ये वर्म हो गया। भले ही मैंने नहीं लिखा है मगर मैंने आपको बताया है, वो वर्म जो है इन्फेक्ट नहीं करता है। कौन सा मालवेयर है जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, ये भी हो गया वर्म। और कौन सा वायरस है जो सेल्फ़ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो हो गया ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया ट्रोजन बैंकर। तो यहीं पे आपका यूनिट कंप्लीट होता है। जो भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं मुझसे, और इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो नीचे कमेंट में आप देख लेना। ख्याल रखो सारे।